सोचो, तुम टाइम मशीन में बैठकर इंडिया के पास्ट में चले गए हो। पहले तुम तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो। वहाँ बड़े बड़े ग्रंथ जो पाम लीव्स पर लिखे हुए हैं वो सब देखते हो। और फिर धीरे धीरे तुम मिडिवल पीरियड में जाते हो। वहाँ पर रॉयल कोर्ट्स में किताब खाने हैं। एंड देन फिर तुम जाते हो ब्रिटिश पीरियड में, पब्लिक लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट जहाँ से डेवलप हुआ था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नॉलेज यानी ज्ञान पर सबका अधिकार है। और अगर देखा जाए तो यही तो जर्नी है इंडियन लाइब्रेरीज़ की, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन की। तो अब इसको, जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई, इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिस्टमेटिकली अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारा KVS NVS लाइब्रेरियन का टायर 2 का फ्री कोर्स, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और जितने भी PYQs हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड वो सब कवर करेंगे। तो अभी हमने शुरू किया हुआ है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और ये सब ऑफिशियल सिलेबस से होगा। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, और उसमें हमारा सब टॉपिक हो जाता है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। लास्ट वीडियो में हमने लाइब्रेरी एजुकेशन के बारे में समझा, पूरा A to Z, प्रेजेंट से लेके हिस्टोरिकली हम सब कवर किया हमने लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशन की और फिर हम बात करेंगे सोशल फाउंडेशन की। अब हिस्टोरिकल फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल फाउंडेशन का मतलब होता है लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट आखिर हुआ कैसे, एंशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न इंडिया तक। इंडिया में लाइब्रेरी ट्रेडिशन बहुत ही पुराना है और उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो इंडिया में जो लाइब्रेरी का ट्रेडिशन है ना, वो मतलब गुरु वैदिक पीरियड से है हमारे यहाँ पर। तो ठीक है, तो सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे लाइब्रेरीज भी उनके साथ अलग अलग रूप में डेवलप होती गई। अब इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जैसे कि एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें तो एंशियंट पीरियड में वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड तक हमारा मतलब इंडिया में जो लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है तो वो तो मतलब वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड तक चला जाता है। उस समय पे नॉलेज जो है ना, वो मेनली ओरल ट्रेडिशन से दिया जाता था। गुरुकुल सिस्टम होते थे, तो गुरुकुल सिस्टम्स में ओरली क्या करते थे, गुरु जो है वो अपने शिष्य को वेद और जो भी अलग अलग टेक्स्ट होते थे उनको याद कराते थे, उनको कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ कराने का मतलब उनको जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, वो सारा का सारा उनके दिमाग में स्टोर होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे राइटिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा और धीरे धीरे ये माना गया कि आगने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। और फिर क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स शुरू हो गई। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी आपकी ताड़पत्र यानी पाम लीव्स या भोजपत्र जिस होते हैं, भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ठीक है। अब जब ये सब लिखे जाने लगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनना शुरू हुआ, तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनने के बाद इनको प्रिजर्व करना भी शुरू किया गया, ठीक है। इनको क्या करना स्टार्ट किया गया, प्रिजर्व करना स्टार्ट किया गया। तो इनका जो प्रिजर्वेशन था वही हमारी अर्ली लाइब्रेरीज का बेस माना जाता था। अब इसमें क्या था ना, क्योंकि बहुत सावधानी से बनाए जाते थे, मतलब कि जो ताड़पत्र हैं या फिर भोजपत्र हैं तो उन पे बहुत अच्छे मतलब उसको एक पूरा प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके उन पत्रों को और उसके बाद उन पे लिखा जाता था। तो इनका एक्सेस हर किसी को नहीं था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, आपको प्रिजर्व करना है। आज भी अगर आप म्यूजियम्स में या फिर कहीं जैसे जहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं जिन जो बहुत क्रूशियल है, तो उनको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा यहाँ था ये वो थी, लेकिन प्रिजर्वेशन यहाँ से शुरू हो गया था। तो इनका जो प्रिजर्वेशन था वो हमारे अर्ली लाइब्रेरीज का क्या था, बेस माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है एक, कि पैपिरस एक मटेरियल होता है, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है ना, ये आपका
ये जो मटेरियल होता है ना आपका, ये आपका एक प्लांट है, वाटर प्लांट है, उसकी जो स्टेम होती है उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो राइटिंग के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक मेडिटेरियन वर्ल्ड में यूज़ किया गया था। तो कौन सी कंट्री है, तो एंशियंट इजिप्ट जो है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था। ये PYQ है, याद रखिएगा, एंशियंट इजिप्ट में इसका इस्तेमाल होता था जो सबसे ज़्यादा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ। अब एंशियंट इंडिया का अगर आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नालंदा यूनिवर्सिटी की ज़्यादा बात करेंगे। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी 5th सेंचुरी AD में मतलब इस वहाँ पर थी एक तरह से। ठीक है, तो अब ये जो लाइब्रेरी थी ना, इसमें एक बहुत ह्यूज लाइब्रेरी थी। ठीक है, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये उस टाइम पे 5th सेंचुरी AD में दुनिया की सबसे बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी थी। वर्ल्ड्स नंबर 1 जिसे बोल सकते हैं ना, टॉप फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी थी एजुकेशन के मामले में वो ये यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो 5th सेंचुरी AD में। अब इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी ना उसका नाम था धर्मगंज। क्या था, धर्मगंज। अब इस लाइब्रेरी में हजारों नहीं बल्कि लाखों में मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, और इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक जगह पर, तो आप मतलब उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए ना, बड़ा कलेक्शन है तो आपको स्पेस भी बड़ा चाहिए होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो इस लाइब्रेरी की, जो हमारी लाइब्रेरी है नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी जिसका नाम था धर्मगंज, तो जैसे ये हमारा एरिया होगा, ये लाइब्रेरी एरिया होगा, अब इसका नाम है धर्मगंज। और अब इस धर्मगंज में 3 अलग अलग बिल्डिंग्स थी जिनमें ये जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो अलग अलग 3 हमारी मेन बिल्डिंग्स थी, जिसमें से एक का नाम था रतन सागर, एक का नाम था रत्नौधी, और दूसरे एक का नाम था रतन रंजका। ठीक है, क्या था, 5th सेंचुरी AD में नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में थी, धर्मगंज इसकी लाइब्रेरी का नाम था। इसमें लाखों में मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, और इसकी 3 मेन बिल्डिंग्स थी इस लाइब्रेरी की। एक का नाम रतन सागर, एक का नाम रत्नोदी, और एक का नाम रतन रंजका था। अब ये जो लाइब्रेरी की ये जो मैंने बात बताई, इससे भी मतलब आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जानना है तो उसका सबसे बेस्ट जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो किया हुआ है हेनसांग ने। हेनसांग जो थे वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और इन्होंने लाइब्रेरी जो थी वहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी की, ना सिर्फ लाइब्रेरी बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी और यहाँ की उस टाइम का जो भारत था उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ यहाँ के लाइब्रेरी का कलेक्शन जो था उसके बारे में, ये सब इन्होंने अब बहुत डिटेल में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सब डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कलेक्शन का प्राचीन यानी ओल्डेस्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। अब जो ह्यून सॉन्ग थे ना, ये ट्रैवलर थे जैसे ही मैंने कहा, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि मैंने बताया कि दुनिया की सबसे बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे एजुकेशन के मामले में। तो दूर दूर के देशों से बड़े बड़े जो राजा होते थे या स्कॉलर्स होते थे, राजाओं के बच्चे मतलब जो स्कॉलर्स होते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। तो ह्यून सॉन्ग जो थे वो ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट भी रहे। ठीक है, वो स्टूडेंट भी थे, और फिर जो वो वापस अपने देश गए चाइना, तो वहाँ जाके उन्होंने यहाँ के बारे में अपनी जो उनका जो बुक्स थी, उनकी जो राइटिंग थी, उसमें बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया। ठीक है, अब होता क्या है ना कि हर सिविलाइजेशन के जो मतलब हर सिविलाइजेशन का, हर देश का अपना एक लिटरेचर होता है। ठीक है, जो ज्ञान को, कल्चर को, एजुकेशन को, उस टाइम के उस एरिया को, उस वहाँ का जो एक जीवन शैली है, वहाँ की जो नॉलेज है, हर चीज़ को प्रिजर्व करता है। इसलिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को उस समय के बारे में, उस समय की चीज़ों के बारे में सब चीज़ें समझ में आ जाए, ईजी हो जाए मतलब कि, और दूसरों को सिविलाइजेशन के बारे में पता भी चल जाए। ठीक है, तो जो धर्मगंज थी, असल उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे असल जो भारत था, उस टाइम नहीं, असली जो भारत हम बोलते रहते हैं हम, मतलब भारत महान, भारत महान, तो असल जो भारत था ना, उस सिविलाइजेशन का असल जो फेस था, चेहरा था, उसको प्रिजर्व किए हुए था ये हमारी जो धर्मगंज लाइब्रेरी थी। न सिर्फ धर्मगंज लाइब्रेरी,
और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज थी हमारे देश में जो मंदिरों में क्यों, जैसे कि वेद पुराण ग्रंथ जो होते हैं हमारे, उनको स्टोर करके रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना और उनसे स्टडी करना, ये था हमारे यहाँ का कल्चर। तो एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी एक चीज़ है जो कि जिस पे बहुत काम किया गया था, ठीक है, पहले इन्वेडर्स के आने से पहले। तो धर्मगंज और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज थी हमारे देश में जो मंदिरों में, गुरुकुलों में थी। लेकिन जब इन्वेडर्स का अटैक भारत पर शुरू हुआ तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो लाइब्रेरीज थी ना, उन्होंने लूटा तो सही, लेकिन उन्होंने जो लाइब्रेरीज थी ना उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से जो हमारी धर्मगंज लाइब्रेरी है, ये भी जो जो लाखों में एक पूरा समंदर जिसने ज्ञान का स्टोर कर रखा था, वो राख हो गई, या वो सूख गई कह सकते हैं, उसके सारे मोती ख़त्म हो गए। अब आप सोच रहे होगे कि इन्वेडर्स जो थे उनको ओके लूटना तो एक माना जा सकता है, लेकिन लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय करके क्या ही फ़ायदा होगा। देखिए होता क्या है ना, जब आप एक बहुत बेसिक नेचर का एक रूल होता है, मतलब नेचर का नहीं कह सकते लेकिन एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है ना कि अगर आपको अपना गुलाम बनाना है किसी को, कोई देश है या कोई रीजन है, कोई सिटी या कुछ भी मान लीजिए, वहाँ के लोगों को अगर आपको अपना गुलाम बनाना है, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी, तो आप क्या करते हो ना कि वहाँ का जो लिटरेचर है, जो वहाँ की हर चीज़ को सजोए हुए हैं फ्यूचर्स के लिए और हर चीज़ के लिए, उस लिटरेचर को आप ख़त्म कर दो और फिर उस लिटरेचर को या फिर रिप्लेस कर दो अपने लिटरेचर से। मतलब कि आप उनके दिमाग में जो डालना चाहते हो, ठीक है, उस लिटरेचर से। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनका जो असल लिटरेचर होता है ना उस रीजन का या उस देश का, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन तक नहीं पहुंचेगा। मतलब कि अगर मान के चलो आप आ, एक टाइम पीरियड अभी की मान लेते हैं, अभी कोई एक टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है, लेकिन इसको जो राइटिंग में फ्यूचर के लिए रखना है उसको डिस्ट्रॉय करके कोई इसको एक कहानी की तरह कुछ और लिख दे। अब आपको पता है कि ये तो सब झूठ लिखा हो, ये ठीक नहीं है, ये सच्चाई नहीं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आप तो नहीं रहोगे, ठीक है। जो इस टाइम पर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग नहीं रहेंगे, तो फ्यूचर वाले जो लोग होंगे उनको तो यही टेक्स्ट मिलेगा ना पढ़ने के लिए। तो उनको लगेगा कि जो टाइम था ये वाला, जो आज वाला टाइम है, वो इस तरह का ही था, ठीक है। इससे वो अपना खुद का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है लाइब्रेरीज या लिटरेचर को डिस्ट्रॉय करने का। इससे आप उस रीज़न मेंटली, आप फिजिकली किसी को गुलाम बना रहे हो, दैट्स हो सकता है, लेकिन अब फिजिकल तो बना रहे हो लेकिन मेंटली भी आप इस तरह से उसको बना सकते हो। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, इतनी राम कथा सुनाई मैंने इसलिए ताकि हम आ जाएं मेडिवल पीरियड में। इन्वेडर्स का आना बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गया और यहाँ का डिस्ट्रॉय जो था लिटरेचर का वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत कुछ को प्रिजर्व, मतलब बहुत कुछ चीज़ें थी जिनको थोड़ा बचा कर भी रखा गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी नालंदा की लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो ख़त्म कर दी गई। उनमें से उन लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स में से आई थिंक बहुत हज़ारों ऐसी भी थी जिनकी वो एकलौती ही कॉपी थी, राइट। तो अब मेडिवल पीरियड जो था उसमें क्या हुआ, नए रूल रेगुलेशंस, नए रॉयल कोर्ट, सब चीज़ें नई नई बनने लग गई। तो मुस्लिम पीरियड की ज़्यादातर मुस्लिम रूल के दौरान का पीरियड होता है मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट उस टाइम पे भी देखा गया। जैसे कि मैंने बताया, दूसरे का लिटरेचर को ख़त्म करके आप अपना लिटरेचर डाल दो, आप उससे क्या करोगे, मेंटली आप सब पे राज कर सकते हो, मेंटली आप उनको गुलाम बना सकते हो। तो मुस्लिम रूल्स का जो टाइम था ना, तो मुस्लिम रूलिंग के टाइम पे भी लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हुआ। तो रॉयल कोर्ट्स जो थे वहाँ पे, तो रॉयल कोर्ट्स के अंडर ये सब हुआ। रॉयल कोर्ट्स में किताब खाने, उस पीरियड में सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट था किताब खाने का। तो किताब खाने जो था वो कॉन्सेप्ट आया। अब मुग़ल रूलर थे जो बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, इन लोगों की अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरीज थी, ठीक है। ये अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज को मेंटेन करते थे। इवन हुमायूं जो थे वो जो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी उनकी लाइब्रेरी में ही हुई थी।
तो अकबर जो थे ना, अकबर की जो रॉयल लाइब्रेरी थी उसमें अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ऐसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता था। हालांकि देखिए, अकबर जो थे वो पढ़ नहीं सकते थे, अगर आपको पता है तो, लेकिन उनके पास एक रॉयल लाइब्रेरी थी जिसमें अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये सब टेक्स्ट अवेलेबल थे। ठीक है। अब स्कॉलर्स और पोइट्स, क्योंकि देखो रॉयल कोर्ट में हर एक रूलर के टाइम पे उनका जो कोर्ट था उसमें कुछ पोइट, कुछ स्कॉलर्स होते ही होते थे। अब ये क्यों होते थे? क्योंकि इनको लिखना होता था, जो उस टाइम के रूलर बताते थे तो वो उसी चीज़ को उसमें लिखते थे। ठीक है, किस लिए? ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को पता चल सके कि उस टाइम पे जो ये राजा थे वो इस तरह से काम करते थे, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। लेकिन इन जो इन लाइब्रेरीज़ की क्या बात है ना, इन लाइब्रेरीज़ का एक्सेस जो था ना वो लिमिटेड होता था। स्कॉलर्स पॉइट्स की भी अपनी खुद की प्राइवेट लाइब्रेरीज होती थी। ठीक है। और इनका जो मेनली जो एक्सेस था वो या तो रूलर्स के पास था, स्कॉलर्स के पास था, या फिर जो एलीट क्लास के लोग थे, यानी जो राजघराने से ही बिलोंग करते थे, उन लोगों के पास ज़्यादातर इनका एक्सेस हुआ करता था। इस पीरियड में आपको पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट का जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा। लाइब्रेरीज सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में इस टाइम तक इस्टेब्लिश हुई नहीं थी, ये सब पर्सनल कलेक्शन का काम था। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे जो लाइब्रेरीज उनका नाम क्या था? तो वो किताब खाने। क्या था? किताब खाने। याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश रूल्स आ गए। अब ब्रिटिश रूल्स में क्या हुआ ना, देखो दो तरह की माइंडसेट होते हैं। एक होता है कि लिटरेचर डिस्ट्रॉय करो, अपना लिटरेचर ले आओ, अच्छा है वो भी गुलाम बनाने का। और दूसरा तरीका होता है कि अगर हमें पता है कि उन जिस एरिया पे या जिस सिविलाइजेशन पे या जिस कल्चर पे हमें रूल करना है, हमें गुलाम बनाना है, तो उनका लिटरेचर बहुत इनरिच है, तो उस इनरिच लिटरेचर को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, और जो वहाँ की जो खुद के सिटीजन्स हैं उनको एक दूसरा लिटरेचर दे दिया जाए। ठीक है, ये बात आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं। ब्रिटिश पीरियड ने सेम ऐसा ही किया। ब्रिटिश पीरियड इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहीं से ऑर्गेनाइज्ड और पब्लिक ओरिएंटेड लाइब्रेरी सिस्टम का डेवलपमेंट फिर से शुरू हुआ। अगेन, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम हमारे पास बहुत पहले से ही था, जो कि नालंदा के टाइम पे हमने बात की कि ये सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी का एग्जाम्पल था हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी का। लेकिन पब्लिक ओरिएंटेड नहीं था वो भी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ओरिएंटेड होने का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है। अब वो पब्लिक ओरिएंटेड क्यों हुआ? देखो, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको अच्छे से यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी वो नहीं आती थी, और हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी का देश है। डाइवर्सिटी होने की वजह से अब अगर मान लो वो हिंदी सीख भी लें तो हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी रूल करने में। क्योंकि उनको गुलाम भी बनाने थे, फिर इनको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए थे, और उन बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया ना, और वो हर किसी को ब्रिटेन से उन्होंने बहुत सारे मतलब वर्कफोर्स को बुलाया, लेकिन वो बार बार तो नहीं बुला सकते थे क्योंकि उन्हें रूल ही यहाँ करना था। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ में ये लोगों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। अब वहाँ और उनको एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा सा तैयार किया गया। तो यूनिवर्सिटीज़ जो थी हमारी, उनमें अकेडमिक लाइब्रेरीज़ बनाई गई, और जो अकेडमिक लाइब्रेरीज़ थी यहाँ से मतलब लाइब्रेरीज़ का एक डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि हुआ कैसे, पब्लिक ओरिएंटेड कैसे हुआ। अब वहाँ से बात करते हैं। 1835 क्या था? 1835 1835 इसमें कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होती है। अब जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड मैटकैल्फ ने। यहाँ से याद रखने क्वेश्चन बनते बनते, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी थी? तो 1835 में बनी थी। कब बनी थी? 1835 में। किन्होंने बनाई थी? तो लॉर्ड मैटकैल्फ ने, याद रखना इनका नाम। दूसरी बात, जो लॉर्ड मैटकैल्फ है उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया बोला जाता है।
फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर एस आर रंगानाथन है। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया कौन है? लॉर्ड मैटकैल्फ। बहुत सारी जगह पर क्या होता है ना, अगर आप किसी क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कौन है, तो आपको ऑप्शन में लॉर्ड मैटकैल्फ मिलेगा ही नहीं। तो डॉक्टर रंगानाथन उस टाइम पे आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास लॉर्ड मैटकैल्फ है तो आप आंसर वही लिखोगे। ठीक है। तो 1835 में बनती है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बाद में जाके और कुछ सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज को मिला के 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई जाती है। सिर्फ कलकत्ता नहीं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और कुछ आपके सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज को मिला के ये बनती है। ये बन तो गई थी 1891 में, लेकिन इसको ऑफिशियली फॉर्मली की अगर हम बात करें तो वो 1903 में। तो कई बार क्या होता है 1891 नहीं मिलेगा, तो आपको उस टाइम पे आंसर लिखना है 1903। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ये। ठीक है, जो आपसे बताया जा रहा है वो जो यहाँ पे हर स्लाइड में है वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है। अब जो ये है हमारे पास लॉर्ड मैटकैल्फ, इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट मूवमेंट कहा जाता है इन इंडिया। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि उन्होंने ना फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड पब्लिक एक्सेस को इंक्रीज किया था बार बार, इस वजह से इनको ये बोला जाता है। फिर 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई, जो बाद में जाके जो आज़ादी मिली हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 1948 में वही हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई। ये जो लाइब्रेरी है, क्योंकि ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी याद रखिएगा, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ही बाद में नेशनल लाइब्रेरी बनी थी। तो नेशनल लाइब्रेरी हमारी कहाँ पर इस्टेब्लिश है? लोकेटेड है, मतलब वो कोलकाता में है हमारे पास। ये हमारे देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड में आपके यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई, जैसे कि मैंने बताया, और उनके साथ ही आपकी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब इस पीरियड में ही लाइब्रेरी मूवमेंट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था। शुरू भी हुआ और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। ठीक है, शुरू भी हुआ और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। अब बात करते हैं अर्ली लाइब्रेरी एजुकेशन और कुछ ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट की। देखो, ये प्री इंडिपेंडेंस का टाइम है। ये जो लाइब्रेरी एजुकेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो एक बार फिर से हम इसको सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इंडिया ने लाइब्रेरी एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो रिलेटिवली काफ़ी जल्दी समझ ली थी। हालांकि हमारा उस टाइम पे हमारी जो हम पे रूलिंग जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, जहाँ पे लाइब्रेरी एजुकेशन कुछ कुछ आ गया था और कुछ कुछ नहीं आया था, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिवली, क्योंकि हम उस टाइम पे किसी के अंडर थे, फिर भी हमने बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अर्ली हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझ लिया था। अब यहाँ से थोड़ा लाइब्रेरी एजुकेशन को ट्रेस करते हैं। देखिए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, ये बड़ौदा के लाइब्रेरी राजा थे, महाराजा थे। इन्होंने एक अमेरिकन लाइब्रेरियन, ये अमेरिका गए थे किसी घूमने के लिए मान लीजिए, या किसी लिए मतलब कि, तो इन्होंने वहाँ पर जो लाइब्रेरी का पूरा कल्चर था, पब्लिक लाइब्रेरीज वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी उस टाइम तक। तो वहाँ पे जब इन्होंने लाइब्रेरीज देखी, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरीज और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का सिस्टम देखा, तो ये बहुत इम्प्रेस हुए। उसके बाद जब ये वापस आए तो उन्होंने एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे W.A. बॉर्डन, ये 1910 में इन्होंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया अपने यहाँ की जो बड़ौदा है वहाँ की लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज या फिर वहाँ की लाइब्रेरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर अब एक इंसान क्या ही कितना ही कर सकता है, तो W.A. बॉर्डन को नीड हुई कि मतलब मैं अपने साथ उस एम्प्लॉयज़ को रखूँगा और उनको ट्रेन कर दूँगा। तो 1911 में एक ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। लाइब्रेरी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो शुरू कर दिया। तो ये इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में लाइब्रेरी एजुकेशन का सबसे पहला फॉर्मल अटेम्प्ट इसी को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मल अटेम्प्ट इसी को माना जाता है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में, कब? 1915 में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में A.D. डिकिंसन नाम के एक लाइब्रेरियन थे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे वो, और ये भी अमेरिकन ही थे। ठीक है, तो उन्होंने भी एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग स्कूल को शुरू किया था, और जो ये
ट्रेनिंग स्कूल था ना, ये 1947 तक, 1915 से शुरू हुआ था, 1947 तक ये प्रॉपर वर्किंग में मतलब कंटिन्यू रहा था ये वाला, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा 1935 जो थे 1935 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कलकत्ता में एक कोर्स स्टार्ट किया था, वो भी लाइब्रेरी कोर्स था। और ये जो कोर्स था ये भी इंडिया में प्रोफेशनल लाइब्रेरी एजुकेशन के फाउंडेशन के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइम पीरियड की थे प्री इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो। ओके, तो ये हम लाइब्रेरी एजुकेशन के बारे में बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर रंगानाथन जी का। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस माने जाने वाले डॉक्टर रंगानाथन जी, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा था। इंडिया में लाइब्रेरी मूवमेंट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट और हिस्टोरिकल फाउंडेशन था ना, वो डॉक्टर रंगानाथन जी ने ही दिया था। ठीक है, कैसे, तो कुछ बातें हम बात करते हैं, और ये वाली चीज़ भी हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगानाथन जी के कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो 1926 में रंगानाथन जी ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर, ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन के मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर मद्रास यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, फिर 1931 में मद्रास जो यूनिवर्सिटी थी इसने ऑफिशियली उस पूरे कोर्स को अडॉप्ट कर लिया, और जो पहले मैंने बताया कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर था ये, उस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं हम, पूरा का पूरा अब जो अथॉरिटी थी वो मद्रास यूनिवर्सिटी की आएगी, फंडिंग वंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब ये मद्रास यूनिवर्सिटी का होगा। फिर 1937 में, क्योंकि उससे पहले आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे थे, तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि जो भी सर्टिफिकेट कोर्स है उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1935 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से डॉक्टर रंगानाथन जी ने इनकी बुक पब्लिश हुई थी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वो 5 लॉज की अगर हम बात करें तो इंडियन लाइब्रेरियनशिप का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो यही 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया में जहाँ पर भी लाइब्रेरी एजुकेशन है जिस भी देश में, वहाँ पर डॉक्टर रंगानाथन जी के 5 लॉज जरूर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है आपका बुक्स आर फॉर यूज़, किताबें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी एवरी रीडर हिज बुक का मतलब हो गया कि हर रीडर को जिस भी किताब की उसको नीड है वो मिलनी चाहिए। एवरी बुक इट्स रीडर, यानी हर किताब का कोई ना कोई एक रीडर ज़रूर होता है। आपको जो कोई भी बुक लगती हो कि नहीं नहीं ये तो यूज ही नहीं होती, ऐसा नहीं है, उसको अभी तक उसका राइट रीडर नहीं मिला है। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जितना हो सके जो हमारे रीडर हैं उनका टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने एंशियंट पीरियड से ही जब हमने क्लास शुरू की थी उस टाइम पे ही हमने बात की थी कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो होती है लाइब्रेरीज भी अपने आप को ग्रो करती हैं। तो ये जो लॉस थे ना, 5 लॉस, ये हिस्टोरिकल और थियोरिटिकल दोनों फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब के बाद हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। इंडिपेंडेंस मिल गई, अब इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है लाइब्रेरीज़ को हमारे देश में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के रूप में या ये पार्ट में माना जाने लगा। ठीक है, तो ये उसके लिए यहाँ पे शुरू हुए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। 1948 में तमिलनाडु जो थी वो पहली ऐसी स्टेट बनी जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पास किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा। हर स्लाइड में मैंने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सब की सब पुराने पेपर्स में पूछी गई हैं, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है और याद रखना है। तो 1948 पहली जो स्टेट हमारे देश में बनी जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्टार्ट हुआ वो था तमिलनाडु। ठीक है, आज हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए गए हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं, बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आया, जो कि एक मेजर माइलस्टोन था। अब इसमें क्या था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में पब्लिशर को अपनी जो भी बुक्स हैं नेशनल लाइब्रेरी और कुछ हमारी आप डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज बोलते हैं हम उसको, तो उन डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में डिपॉजिट करानी होती है, ये मैंडेटरी है उनके लिए होती है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी और हमारे पास कुछ डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं उसमें आपको समेट एक मतलब डिपॉजिट करानी होती है।
डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं वो भी हम करेंगे। एंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पे भी हमारा एक डिटेल वीडियो जरूर बनेगा। अभी के लिए हम ट्रेस कर रहे हैं हर चीज़ को तो इस वे में, और आने वाले आगे सिलेबस में भी इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, तो हम वहाँ पर इसको और भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या था रीज़न, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उस वीडियो में मतलब करेंगे। आगे करते हैं बात फिर 1972 1972। अब 1972 में RRRLF, ये एफ है, ठीक है, RRLF यानी राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ कब हुआ, 1972 मई 1972 में, मई और 1972 में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, अब इसका मेन जो काम होता है ना वो क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होता है पब्लिक लाइब्रेरीज को। ठीक है, क्या होता है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम आपका RRLF का है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो 1964 में जो UGC थे उन्होंने जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज थे उनको डिग्री कोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, ये उन्होंने डिसीजन लिया। इससे ये क्यों था, इससे ये इस वजह से था ना, ताकि एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन जो था उस कोर्स का, उस एजुकेशन को वो बढ़ सके, वो अच्छा और बेटर किया जा सके। फिर 1966 के बाद आपका PhD प्रोग्राम जो था वो सिस्टमेटिकली एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो मोटी मोटी हर चीज़ इस तरह से एक जर्नी रही हमारी लाइब्रेरीज़ की। अब यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, ना सिर्फ KVS और NVS, बल्कि आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड लाइब्रेरियन का कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर एग्ज़ाम दोगे, ये क्वेश्चंस आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नालंदा लाइब्रेरी की, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसकी जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या था, धर्मगंज, क्या था, धर्मगंज। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनाई गई, 1835 1835 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी, 1835 1835 में। इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी, इंपीरियल लाइब्रेरी बनी 1891 में। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी, 1891 में। नेशनल लाइब्रेरी कब बनी, 1948 में। बॉर्डन ने ट्रेनिंग स्टार्ट की कब, 1911 में। 1911 में WA बॉर्डन ने लाइब्रेरी की ट्रेनिंग शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद ED डिकिंसन ने कब ट्रेनिंग दी, 1915 में, 1915 में। डॉक्टर रंगानाथन जी ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो कब हुआ था, 1926 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए डॉक्टर रंगानाथन जी ने, कब दिए, 1931 1931 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था, 1954 में। RRLF कब बना था, 1972 में, 1972 में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके ये वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो कुछ कुछ आसपास इस तरह से ही होंगे, लेकिन अगर इस टॉपिक से बात करें हिस्टोरिकल फाउंडेशन से, तो कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे सब्जेक्टिव टाइप में वो इस तरह से बन सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड आपको डिस्कस करना है। तो जो भी हमने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग किया, जैसे कि हमने पहले बात की थी गुरुकुल सिस्टम की, फिर नालंदा सिस्टम की, फिर मेडिवियल की, एंड देन मॉडर्न जो हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम आ गया, तो वो सब आपको इस तरह से ही जस्ट मेंशन करना है। दैट्स इट। फिर है अगला आपका, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर रंगनाथन इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। वो हम बात कर चुके हैं, डॉक्टर रंगनाथन जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब, और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, 1926 से लाइब्रेरी ट्रेनिंग से शुरू किया। फिर उन्होंने 1931 में बुक्स पब्लिश की, एंड बहुत सारी लिटरेचर उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का दिया है, जिससे कि लाइब्रेरी साइंस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम लाइब्रेरी मूवमेंट में उनका क्या, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट उनका क्या रोल रहा है। तो ये अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर समझना है तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी लाइब्रेरी टीच एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया कि डॉक्टर रंगानाथन जी ने जो लाइब्रेरी मूवमेंट डेवलप हुआ हमारे देश में वो किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी एजुकेशन कोर्सेज शुरू करने में उनका किस तरह से रोल रहा।
फिर अगर हम क्वेश्चन करें तो डिस्कस द रोल ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो पब्लिक लाइब्रेरीज किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में डेवलप हुई, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट उस टाइम से शुरू हुए। उसी टाइम पे हमारी जो थी यूनिवर्सिटीज़ बनी, एकेडमिक लाइब्रेरीज हुई, लाइब्रेरी एजुकेशन इन का स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्रिटिश पीरियड में ही हुई हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अगेन नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा मतलब एक पूरा पेज भरना है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, कब बनी हुई थी, और उसकी जो लाइब्रेरी उसका नाम क्या था, किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पर थे, कितनी बिल्डिंग्स थी, आपको ये सब चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है जो 1954, ये ओके यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है ना, वो सबसे पहला है हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें हमारे देश का लिटरेचर है उसको प्रिजर्व करके, उसको स्टोर करना, प्रिजर्व करना उस कलेक्शन को, और हमारे देश की नेशनल लाइब्रेरी को और ज़्यादा कलेक्शन बिल्ड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। तो ये इसका आंसर आपको लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड देन वाई इज रंगनाथन कॉल्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ये सब आपका आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो रंगनाथन जी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्यों बोला जाता है भारत में, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो है कि हमारे यहाँ की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखो तक्षशिला, उदंतपुरी, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, सॉरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ रही हैं। तो सबसे पुरानी लेकिन हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी रही है। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी किस स्टेट में है, तो वो बिहार में थी। बिहार में भी किस शहर में, पटना में, ठीक है। कहाँ पर है, शहर का नाम है पटना, स्टेट का नाम है बिहार। कई बार क्या होता है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें आपका सिटी पूछा गया था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में बिहार भी था और पटना भी था। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बिहार लगा दिया आंसर, मतलब उनको पता, सबको मोस्ट ऑफ द केसेस में सबको पता था कि पटना आंसर है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सिटी पूछा गया, स्टेट नहीं पूछा गया, तो उन्होंने डायरेक्ट जल्दी जल्दी में हो गया होगा लेकिन उन्होंने बिहार लगा दिया। तो वो याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई, ये हमने बात की थी कि किसने थी, तो वो बख्तियार खिलजी था जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी है जो उसको डिस्ट्रॉय किया था। तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तक्षशिला की, ठीक है। जो तक्षशिला थी, तक्षशिला वाज फेमस, किस फेमस रूलर के टाइम पे तक्षशिला भी फेमस थी। तो मौर्य जो साम्राज्य था उस टाइम पे, गंधार रीजन था ये पूरा, तो गंधार रीजन में जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य रूलर्स थे, उस टाइम पे तक्षशिला बहुत ही फेमस और एक तरह से प्रॉस्पिरियस यूनिवर्सिटी थी। फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो किस सिटी में है, ये कलकत्ता में है। अगर नेशनल लाइब्रेरी अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से ही नेशनल लाइब्रेरी बनी थी, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पुराना नाम हो गया हमारा इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या हो गया, इंपीरियल लाइब्रेरी। ओके नेक्स्ट है अब इंपीरियल लाइब्रेरी जो थी वो इस्टेब्लिश कब हुई थी। देखो इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में, 1891 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और कुछ सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज थी उनको मिलाकर पूरी की पूरी हमारी क्या बन गई, कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी बना दी गई थी। लेकिन ये बन तो 1891 में गई थी, लेकिन इसको फॉर्मली रीऑर्गेनाइज किया गया था 1903 में, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1891 नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना, 1903 आपका आंसर होगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट का पास हुआ था 1954 में हुआ था। अब ये तो पता था, लेकिन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 ही लिखा आता है, लेकिन इसको अमेंड किया गया था। वो कब किया गया था, तो इसमें अमेंड किया गया था 1956 में। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रही हूँ वो सब के सब क्वेश्चन आपको पुरानी
पेपर्स जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड की इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन को अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है हमारे किस सिटी में है, तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई। कई बार हमें पता तो होता है कि साउथ की कोई स्टेट है, लेकिन कौन सी स्टेट है, तो चेन्नई हमारी वो सिटी है, सिटी है जहाँ पर कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का किसने इस्टेब्लिश की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जॉनस ने की थी, ठीक है, विलियम जॉनस। एशियाटिक सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुआ था? देखो ये बात हुई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑफ बंगाल। ऐसे एशियाटिक सोसाइटी अलग अलग एक तरह से अलग अलग रीजन्स में, कई सारे रीजन से यहाँ ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो बंगाल वाली जो की थी वो विलियम जॉनस ने की थी, ठीक है। अब एशियाटिक सोसाइटी जो नाम है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 1784 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी जो था वो कब बनाया गया था? 1784 में। ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैक्सिमम 2-3 टाइम्स रिपीट हुआ ही हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले कुछ सालों में। अब मैं आपको देती हूँ एग्जाम टिप। अब जब भी आप रिवीजन करें तो आपकी जो डेट्स हैं यानी ईयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप क्वेश्चंस यहाँ से जरूर बनते हैं। फिर आपके फर्स्ट, ओल्डेस्ट, एस्टैब्लिश्ड इन, लोकेटेड इन, ये कुछ आप ये क्वेश्चन वर्ड याद रखिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो जिस भी क्वेश्चन में इस टाइप की चीज़ें हों, ये जो इस टाइप मतलब जिस भी कॉन्सेप्ट में आप ये पढ़ो तो उसको अच्छे से याद जरूर कर, मतलब उसको जरूर रिवाइज करना थोड़ा ध्यान से। अब जो रंगनाथन जी थे, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे वो आप ग्रेजुएशन लेवल पे ले लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ले लीजिए, यूजीसी नेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें रंगनाथन जी के से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। ऑलमोस्ट हर पेपर में लाइब्रेरी बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रंगनाथन जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे इनका प्रोफेशन शुरू हुआ और फिर उन्होंने उस पूरे प्रोफेशन में किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में उस क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ क्या हुआ, हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हो सकती है हमारी सोशल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी की बात। तो जो सोशल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी है होता क्या होता है, सोशल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी का मतलब है कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लाइब्रेरीज का क्या रोल होता है, ठीक है। सोसाइटी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में लाइब्रेरीज का क्या रोल होता है, वो होता है सोशल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। अब हम समझेंगे उसको। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है और फिर आपका जो अटेंशन स्पैन है, आपकी जो अटेंशन है क्लास में वो कम हो जाती है। दो दो जो टॉपिक्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके जितने भी PYQs इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में हम ईच एंड एवरी लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा और ये कोर्स आपको हेल्पफुल भी लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। आपको ये कंटिन्यू करना है, आप KVS NVS कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पर आप लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी नो प्रॉब्लम, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड, कोई भी आपको लगे कि वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप उस चीज़ को उस पर काम करना, अगर आपका सजेशन है और अगर कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस होल थिंग विल हेल्प यू। तो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।